नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। महाभारत के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। देश में चुनाव है, तमाम पार्टी के नेता पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने जो नारे दिए हैं, जो टारगेट सेट किए हैं चुनाव के लिए, उसको पूरा कर लें। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर नेताओं से बात कर रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड में हकीकत क्या है, क्या जो बड़े बड़े नैरेटिव, बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं वो वाकई में कामयाब होंगे या फिर इस बार जनता का मूड कुछ और है। तमाम चीजें आप तक हम अपने खास कार्यक्रम महाभारत के जरिए ला रखे हैं। ये प्रोग्राम बेहद खास है क्योंकि इस वक्त देश में जो माहौल है, इस वक्त चुनावों को लेकर जो बात है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि हरियाणा में खास तौर पे कांग्रेस पार्टी एक कड़ी टक्कर देने जा रही है बीजेपी को। क्या ये वाकई में संभव है या फिर हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, जो अंदरूनी लड़ाई है, वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं चुनावों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्या वाकई ऐसा होगा या इस बार कांग्रेस के मन में भी कुछ और है? तमाम चीजों पर बात होगी। हमारे साथ एक कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय चेयरमैन ओबीसी वर्ग के कैप्टन अजय यादव साहब मौजूद हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी क्योंकि हर जगह पे शोर था, हर जगह पर ये आवाज थी कि इस बार जो गुड़गांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के होने जा रहे हैं, कैप्टन अजय यादव को टिकट मिलेगी, लेकिन आपको टिकट पार्टी ने दिया नहीं, क्यों? देखिए, इसका जो उत्तर है वो एक तो हमारे स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन जो हैं भक्त चरण दास जी, वो पिछड़ा वर्ग से हैं, और बाबरिया जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और उदय भान जी हैं। वो इसका जवाब दे सकते हैं कि मेरे में क्या कमी थी। और ये कहना कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मुझे जो चुनाव की जो एप्लीकेशंस जो लेने का जो इनका सुझाव था, देखिए एप्लीकेशन लीजिए आप, लेकिन कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। आप जो है उसमें रखते कि भाई 50,000 की जो है साथ में फीस लगाएं, आप जो मर्जी चाहे एप्लीकेशन लगा दें। तो उसको देखकर एक बार मैंने कहा था कि मेरा मन नहीं है, लेकिन उसके बाद पूरा प्रेशर पड़ा मेरे पर। जितने भी कार्यकर्ता जो 10 साल से मेरे साथ लगे हुए थे और पिछली बार मैंने 4,95,000 वोट ली थी, तो उन्होंने कहा आपको लड़ना चाहिए। तो मैंने खड़गे जी से बकायदा मिल के उनसे कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ मैं, और इनको भक्त चरण दास जी भी कहा, बाबरिया साहब से भी कहा, भूपेंद्र हुड्डा जी से भी कहा। तो एक जैसे चेस का कोई गेम होता है, उस गेम में दान सिंह को जो है महेंद्रगढ़ में एक यादव के तौर पे वहाँ लगा दिया गया, और फिर जो है गुड़गांव सीट संशय में आ गई। और आज जो है राज बब्बर जी ने ये कहा कि भाई मैं जो है, मुझे बुलाया गया, मैं खुद नहीं आया। तो एक तरीके से जो भ्रमित करके, और मैं समझता हूँ कि उनकी गलती नहीं है, अच्छे इंसान है, मुझे उनसे बहुत सिंपैथी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी में ही कैप्टन अजय यादव के लिए एक साजिश रची गई कि चुनाव ना लड़ा? देखो जी, ये कॉन्स्पिरेसी केवल मेरे लिए नहीं है। देखिए, इस बार जो है कोई, आप ये समझें कि अभी भी जो परिणाम है हमारे 10 में से मैं समझता हूँ हम 7 सीट तक अभी भी जीत सकते हैं। जब 7 सीटें जीतने की बात मुझे जो लग रहा है, बीजेपी तो कह रही हम 10 जीत रहे हैं, क्योंकि जो लोग बाग जो हैं वो इस बार खास तौर पे जो अपना नॉर्थ हरियाणा है और ये जो मध्य हरियाणा है, वहाँ पर चाहे सिरसा हो, अम्बाला हो, हिसार तक जो है, वो जो है आपका रोहतक हो, इवन आपका हिसार है, जींद है, वहाँ पर जो है लोगों का कांग्रेस के प्रति जो है आकर्षण है। और तो इसको कोई अपनी उपलब्धि ना समझे अगर 3 सीटें आ रही हैं तो। लेकिन जो है, आप अपने शीर्ष नेताओं को अगर आप कुर्बान कर देंगे और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले 10 साल से मेरे जो कार्यकर्ता जिन्होंने पसीना बहाया मेरे साथ, और उनके दबाव की वजह से मैंने तुम्हारा जाके कहा भी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। और राज बब्बर जी को ने आज खुद स्वयं कहा कि मुझे ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं।
तो कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कैप्टन साहब, क्योंकि मैंने भी हाल ही में रावदान सिंह जी से भी बात की और मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों किया गया, राज बब्बर को आप बना दिया अपने गुड़गांव से उम्मीदवार, कैप्टन अजय यादव की टिकट क्यों काटी। तो उन्होंने जवाब में मुझे बोला कि कैप्टन अजय यादव ने तो खुद ही लिख के दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने ऐसा कुछ लिख के दिया था क्या पार्टी ऐसा था, आलाकमान मैंने को? आपको बताया ना, मैंने जो चुनाव की प्रतिक्रिया से मैंने कहा ह्यूमिलेशन है ये। लेकिन बाद में आपने ये कह दिया था कि मैं लड़ूंगा। उसके बाद मैंने भगत चरणदास को भी, बाबरिया जी को लिखित रूप में दिया, खड़गे जी को लिखित रूप में दिया, सोनिया जी को लिखित रूप में दिया, राहुल जी को लिखित रूप में भेजा मैंने कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। अच्छा, तो और उन्होंने वो ये एक तो दिन बताया पहले नहीं नहीं, कि आपने घोषणा से कम 20 दिन पहले। और जो पैनल बना उसमें मेरा नाम था। अच्छा, एक बात बताइए, हम नहीं, लगातार दान सिंह जी जो हैं वो जो कहें वो कोई गीता नहीं है, बाइबल नहीं है। नहीं, तभी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे इंटरव्यू में ही कहा कि उन्होंने लिख के दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। अब जब चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो अब नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि दान सिंह जी जो हैं वो एक तरफा बात कर रहे हैं। आप कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, उन्हें बकायदा जो है, क्योंकि उनको भी इनवाइट किया गया था, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई एकमात्र व्यक्ति है जो सीट निकाल सकता है गुड़गांव से, वो कैप्टन अजय सिंह है। जो सर्वे किया गया, मैंने जो है भगत चरणदास जी से पूछा, आज वो मना करते हैं तो बात दूसरी है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें अगर कोई सबसे अगर सक्षम और मजबूत कैंडिडेट है तो आप हैं। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने जो है एक और नौजवान का नाम भी डाल दिया बीच में। तो मैं उनसे मेरा प्रश्न है भगत चरणदास जी से कि आपने जो है एक नौजवान बच्चे का जो कभी काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़ा हो, किस बेसिस पे आपने उसका नाम पैनल में डाल दिया? और बाबरिया जी ने और जो भी कोई व्यक्ति है उन्होंने जो है अंधेरे में क्यों रखा राज बब्बर जी को? आज मुझे मीटिंग बुलानी पड़ी, आज मुझे ये संशय दूर करने के लिए। और दो दिन पहले राज बब्बर जी मेरे घर पे आए और मैं उनको अच्छा इंसान मानते हुए मेरे बेटे ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। और उससे एक दिन पहले चिरंजीव ने रेवाड़ी में पहली मीटिंग चिरंजीव ने करी और ये कहा कि रेवाड़ी का एक एक वोट जो है वो जो है राज बब्बर जी को जाना चाहिए। और आज हमने मीटिंग बुलाई, राज बब्बर जी को बुलाया। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोशिश की गई यहां तक भी कि इस प्रोग्राम में वो ना आए। अच्छा, ये तक कोशिश हुई कि राज बब्बर ना आए प्रोग्राम? मतलब कि आप बताइए, तो कैप्टन अजय यादव को सपोर्ट नहीं चाहिए क्या राज बब्बर? नहीं, राज बब्बर जी तो आना चाहते थे, आए वो, लेकिन तो राज बब्बर को कोई गुमराह करना चाह रहा है? मैं जो आपसे बात कह रहा हूं कि ये कोशिश की गई कि वो ना आ पाए यहाँ। तो मुझे फिर जो है जो हमारे जो सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने बात करी, तो जैसे ही मैंने उनसे बात करी तो उसी वक्त जो है उनका फोन आया राज बब्बर जी का कि मैं आ रहा हूं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जिन लोगों का कोई बेस नहीं है, जिन लोगों को सर्वे बना रखा है गुड़गांव का, तो वो लोग जो हैं वो मतलब कि इस हद तक जा सकते हैं कि पार्टी को नुकसान भले हो जाए। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो 25 वचन जो दे रखे हैं और उसको पूरा करना। युवा के बारे में 1 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे वो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे किसानों को एमएसपी देने की बात हो, चाहे मजदूर को जो है 400 रुपए देने की बात हो, क्या संविधान को बचाने की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है हमने। तो आप पार्टी के लिए दिल जान से लगे हुए हैं? नहीं, मैं पार्टी में 89 में पहली दफा इलेक्ट होके आया, जब 4 एमएलए थे तब हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी। उसके बाद 91 में मंत्री बना मैं भजनलाल की सरकार में। उसके बाद 96 में केवल 9 एमएलए है, तब मैं जीता। 21 आए तब मैं जीता। 2005 में सीएलपी लीडर होते हुए आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कांग्रेस का अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा तो 2005 में रहा, क्योंकि भजनलाल जी और हुड्डा साहब के बीच में द्वंद था। और मैंने जो है हुड्डा साहब के जो जितने उम्मीदवार थे उनकी मैंने पूर्ण रूप से वकालत करी। और हमने जो भजनलाल जी के जो अच्छे उम्मीदवार थे, ऐसे उम्मीदवार कम से कम 20 के करीब होंगे जिनको मैंने अपोज नहीं किया। हमारी 67 सीट आई।
तो मतलब आप और- एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो और क्या पिछली ऐसा बार- भी होना चाहिए अजय यादव जी? क्योंकि हमने देखा 2019 का चुनाव, भले ही सरकार को लेके लोगों में एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन कांग्रेस आपसी कलह जिसकी मैंने चर्चा शुरुआत में भी की, उसकी वजह से उस गुट के नेता की टिकटें उस बड़े नेता ने काट दी, दूसरे नेता की टिकटें उसने काट दी। आपस में जो अहंकार नहीं, ये तो कहें मैं या क्लियरली अस्तित्व की कह चुका लड़ाई हूँ, करें, ये तो मैं क्लियरली कह चुका हूँ, और हाईकमान को भी पता है कि अगर 20 टिकटें ऐसी थी जो जीतने वाले लोग थे, जो जाकर इंडिपेंडेंट बने, उनमें से 6-7 तो इंडिपेंडेंट बन गए। हाँ, जेजेपी में चले गए। मैं नाम लूं तो उचित नहीं होगा, है। उस तरीके से कुछ लोग बीजेपी में चले गए, कुछ लोग जो है दूसरी पार्टी में चले गए, जेजेपी में चले गए। तो अगर आप लोग जो है पार्टी के साथ देखो, वफादारी होनी चाहिए। आज कैप्टन अजय सिंह का जो कद है वो कांग्रेस की वजह से है। मुझे राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, जब मात्र मैं 31.5 साल का था, मुझे टिकट दी और मैंने राव अजीत सिंह, राव वीरेंद्र सिंह जी के लड़के को हराया। मेरे पिता 3 दफा एमएलए रहे। मैंने जो है पार्टी में कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि पार्टी के साथ दगा करूं, और आज तक रिकॉर्ड है, मैंने कभी कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार है उसको मैंने कभी अपोज नहीं किया। मैंने नहीं, दगा करने की तो बात नहीं है, लेकिन आप अपनी नाराजगी और अपनी बात खुलकर मुखर होकर हमेशा कहते हैं। हमने देखा, चाहे ट्वीट के जरिए, चाहे बयानों के जरिए, अक्सर कैप्टन अजय यादव खुलकर अपनी बात कहते हैं, तो उसका तो खामियाजा कहीं भुगतना नहीं पड़ा। 2014 में रामविलास शर्मा जी थे, उनने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए, हमारी पार्टी से लड़िए। मैंने मना कर दिया। राव इंद्रजीत सिंह वहां चले गए। राव इंद्रजीत सिंह जी ने मोदी के नाम से वोट मांगी है, चाहे 2014 हो या 2019 हो, और 2024 में भी जो है वो उन्हीं के सहारे। आप देखिए, ना यहाँ IIM है, ना IIT है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना आपका यहाँ पर बस स्टैंड है, ना यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है, ना यहाँ प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, ना रेल की सिटी में आवाज में बजी, ना वहाँ पर यूनिवर्सिटी है। रेवाड़ी में एक लड़कों का कॉलेज बनता, वो नहीं बना। रेवाड़ी के अंदर जो है एम्स जो है उसका मात्र केवल पत्थर रखा गया। आपका एक भी मेट्रो का एक भी पिलर नहीं बना। गुड़गांव में जाम की स्थिति, वाटर लॉगिंग की स्थिति, गुड़गांव मिलियन सिटी है जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, उसको क्या मिला? तो देने के लिए आज ये राव इंद्रजीत सिंह के सामने कुछ था नहीं, लोगों को कोई उपलब्धि नहीं थी। आप ये कहें कि साहब मैंने एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, आप ये कहते हैं कि साहब मैंने बॉम्बे हाईवे बना दिया, ये तो आप सड़क बेच रहे हैं पूंजीपतियों को। आप गांव की जाके सड़कें देखो ना, जाके गांव की सड़कों की क्या हालत है। आप गांव के अंदर विकास की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, चिकित्सा की बात नहीं, आप केवल हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे बड़ा ताजुब है, जाति के जनगणना के बारे में कहते हैं कि कांग्रेस जो है जाति में बांटती है। जो अपर कास्ट है, मोदी जी कहते हैं मेरे 2 वर्ग हैं, अमीर और गरीब। अमीर और गरीब के बारे में पता कैसे लगेगा जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे। राजपूत है, ब्राह्मण है, नहीं तो वो लोग तो कोई साफ लोग तौर पे आरोप उनको लगा रहे आरक्षण हैं कि आप आप उनमें से मुस्लिमों को आरक्षण नहीं, देना मैं चाहते जो हैं। बात कहना चाह रहा हूं वो आपको पता कैसे लगेगा कौन गरीब है कौन अमीर, तब पता लगेगा जब आप सर्वे करेंगे। इसका फायदा केवल SC ST OBC माइनॉरिटी को नहीं है। अब जैसे हमारे OBC के अंदर है, उसमें हर जाति के अंदर जो है संपन्न लोग भी हैं, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग, जो बहुत ही अति पिछड़ा है, चाहे वो यादव समाज से हो, चाहे गुर्जर समाज से हो, चाहे वो सेन समाज से हो, चाहे वो विश्वकर्मा समाज से हो, चाहे वो आपके जो हैं प्रजापति समाज के हों, जो बहुत गरीब आदमी हैं, उनको फायदा मिलेगा। उनके लिए जॉब्स की बात होगी, उनके लिए स्कॉलरशिप की बात होगी, तो उसको भी आप जाति से जोड़ रहे हैं। आप मनमोहन सिंह जी की जो बयान दिया उन्होंने कि SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है हम लोग जो है जो उनको हक बनता है वो दिलाएंगे। आप देश का प्रधानमंत्री और ये झूठ बोले कि वे जो है ये कहा कि केवल माइनॉरिटीज करेंगे। आप हिंदू मुसलमान के नाम के ऊपर केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये कहते हैं हम राम को लेके आए, जिस भगवान राम को आरक्षण होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का टारगेट है कि माइनॉरिटीज को आरक्षण दें। हमने कहा है कि जो 50% की जो राहुल जी ने कहा है, जो 50% की जो लिमिट है उसको हम खत्म करेंगे। हम जो 25 जो हमारी जो युवाओं की है, महिलाओं की है, आज महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? आज क्या हुआ हाथरस के अंदर, क्या हुआ मणिपुर के अंदर?
तो उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते नहीं है, आज तक कभी गए नहीं है मणिपुर वहां पर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप विकास की बात नहीं करते हैं, आप केवल, अरे आप राम को लाने वाले होते कौन है? राम तो हमें राम लेने वाला है, राम सबका है, कण कण में बसता एक है, और राम ने कभी भी हिंसा की बात नहीं करी। तो ये राम के नाम के ऊपर जो कहते हैं कि जैसे इनका आपको लगता है राम के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे इस बार राम का मुद्दा नहीं बन रहा, नहीं बन इनसे मुद्दा नहीं बन पा रहा है। आज मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आप मुझे बताइए इन्होंने कितने स्कैंडल्स हुए हैं? जो चला गया बीजेपी में, चाहे अजीत पवार हो, चाहे आपका प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हेमंत सरना हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, नवीन जिंदल जो अभी हमारे चले गए, उसमें उनके दबाव के अंदर, ईडी के दबाव में। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो है वो बीजेपी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहा है। रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं बीजेपी तो गंगा है, सबका स्वागत है गंगा में। रामविलास जी बेचारे खुद ही कोने में लगा रखे हैं। इतने सीनियर व्यक्ति, केवल एक एमएलए हुआ करता था, दो एमएलए होते थे, उनमें से एक छोड़ के कांग्रेस में आ गया था 1991 में अंदर जो है 2 या 3 एमएलए थे, उनमें से एक एमएलए थे। आज उनकी दुर्दशा ऐसी हो रही है, उनको कोई स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया, वीआईपी इंक्लोजर में चढ़ने नहीं दिया। तो वो आज जो है कहेंगे ही, उनकी मजबूरी है। गंगा अगर है तो आज गंगा की हालत कैसी है? क्या गंगा साफ कर दी? क्या यमुना साफ हो गई? कितने करोड़ों रुपए मोदी जी गए वाराणसी। यमुना साफ करने के लिए तो आपके इंडिया अलायंस वाले पार्टनर जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं उन्होंने कसम खाई थी, उन्होंने बीड़ा उठाया था। नहीं, देखिए गंगा हो या यमुना हो, केवल केजरीवाल जी पे आप बात नहीं छोड़ सकते। आप ये बात सेंटर का जब तक पैसा ग्रांट नहीं देगी, आप बताइए गंगा में लाशें आई हैं कोरोना के काल में। जिस गंगा के नाम पे वाराणसी गए थे, उस गंगा आज प्रदूषित गंगा, क्या भला क्या गंगा का? गंगा पुत्र अपने आप को कि गंगा ने मुझे बुलाया है। आज वाराणसी की हालत आप जाके देखिए। मैं वाराणसी जो मंदिर है वहां मुझे जो है महाकाल के दर्शन करने के लिए मुझे 2 घंटे लगे। इतने सकड़े रास्ते हैं। वो ठीक है, आपने जो वहां जो ठीक ठाक कर दिया आपने, लेकिन वहां तक की एंट्रेंस वहां तक जाने के लिए आपने क्या किया? आपने तो जब वीआईपी को भी 2 घंटे लगते हैं तो एक आम इंसान को कितनी देर लगती है? मैं बता रहा हूँ आपको, ये हालत हुई हमारे साथ। आप देखिए, ये जो है केवल धर्म के ऊपर, हिंदू मुसलमान के नाम के ऊपर राजनीति करके और लोगों को गुमराह करके ये कहते हैं कि भाई हिंदू खतरे में है। मुगलों ने राज किया यहाँ पर 700-800 साल, तब हिंदू खतरे में आया क्या? आज तो प्रधानमंत्री भी जो है हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, मुख्यमंत्री भी ज्यादातर हिंदू हैं। फिर हिंदू खतरे में कहां से आ गया? हिंदू खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए इनको सब टेंशन, इसलिए उसका नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस की लिस्ट आनी थी अजय साहब, तो हम लगातार देख रहे थे अब ये आज आएगी, कल आएगी, बहुत सारी बैठकें आप लोगों ने की और बहुत लंबा इंतजार हुआ। उसके बाद जब लिस्ट आई तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। जो तमाम बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया गया था और कुछ नए नाम लिस्ट में देखने को मिले। क्या वाकई में काबिलियत के आधार पर या जो बेस्ट सर्वे में टॉप पर था? क्योंकि जब हमने पूछा इतना डिले क्यों, वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत सारे सर्वेस कराए, सारी ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी की, फिर हमारी सीईसी की बैठक हुई, फिर तमाम अलग बैठकें, और उसके बाद हम जाकर फैसला करते हैं। भगत जनदास जी जो सर्वे रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दें। आपको लगता है कि सारी सीटों को लेकर? मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई अम्बाला से जीता है या हिसार से जीता है या सोनीपत से जीता है, आज माहौल वहां इस प्रकार का है कि बीजेपी के प्रति जो मध्य आपका हरियाणा है, आपका नॉर्थ हरियाणा है, वहां पर जिस तरीके से किसानों के साथ जाति की गई, न्यूनतम मूल्य नहीं दिया, लाठियां उन पर भाजी गई है, गाँव में घुसने तक उनको नहीं दिया जा रहा है। आपका चाहे भिवानी का चित्र है आपका, तो ये मत समझिए कि भाई जो है करिश्मा हो गया, क्योंकि लोग जो हैं आज वहां पर आक्रोशित हैं भाजपा के प्रति। गाँव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। केवल जो है गुड़गांव, फरीदाबाद 2 ऐसे हलके हैं जहां पर बीजेपी थोड़ी बहुत जो है, जो अर्बन एरिया, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ा जो अगर क्षेत्र है वो जो पॉपुलेशन है वो गुड़गांव में है, और सबसे लास्ट में
वो सीट घोषित की गई और तो उसमें भी क्यों की? चौंकाने वाला नाम आया। पहले तो उसमें नाम ही नहीं था, तो हमने सोचा कि आप लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि राज बब्बर का नाम तो पहले से चल रहा था कि एक्टर को देना है तो रणबीर कपूर को दीजिए या किसी बड़े नाम को दीजिए, राज बब्बर का यहाँ पे कोई ज्यादा खास मैजिक है नहीं। फिर लिस्ट नहीं आती है, फिर एक प्रोग्राम में हम देखते हैं राहुल गांधी मंच पर होते हैं, कैप्टन अजय यादव के पर्ची उनको पकड़ाते हैं, वो पर्ची भी खोलते हैं, उस पर्ची से पर्दा उठाएंगे कि उसमें आखिर उस पर्ची नहीं, में ऐसा क्या था, देखिए, मैंने जो है या आपने लिख के दिया था कि गुड़गांव से? मैंने जो है सोनिया जी को भी चिट्ठी लिखी थी, मैंने राहुल जी को भी चिट्ठी लिखी थी। पर्ची में तो कुछ वो बात नहीं थी इस तरह की, मैं अपनी बात नहीं थी मेरे, तो उनको कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मैं, क्योंकि ओबीसी का वो सम्मेलन था उसके बारे में मैंने लिखा था। मैंने पर्ची में चुनावों से संबंधित कुछ कोई मैसेज संबंधित बात नहीं थी। अच्छा। खड़गे जी से मैं जाके पर्सनली जाके मिला और उन्होंने जो है बकायदा इस बात पे कहा कि कैप्टन अजय सिंह चुनाव लड़ना चाहता है। ये मुझे बता कहता हूं कि एक जो है साजिश रची गई, षड्यंत्र रचा गया कि मेरा जो राजनीतिक कैरियर है उसको खत्म करने की बात की गई। तो और मैं समझता हूं कि जो भगवान करता है ठीक करता है, मैं उस पे ईश्वर पे विश्वास रखता हूं, जो मेरे साथ करेगा वैसा उसके साथ भी होगा। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ जो साजिश हुई वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की क्या? नहीं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, इसमें अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी ना है, स्क्रीनिंग कमेटी में अकेले वो थोड़ी ना है। लेकिन ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस एसआर के गुट की हमेशा से टसल दिखती थी, तो किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की टिकट भी काट दी गई, उनको यहाँ पे कोई टिकट नहीं दी गई। वीरेंद्र सिंह का एक ऑडियो हमने सुना जो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि दिक्कत है, अब ये साथ देगा नहीं, हिसार से फिर भी मैनेज कर लेंगे, सोनीपत से ज्यादा परेशानी होगी, इस तरीके की बातें उसमें हुई। देखिए, एसआर के ग्रुप की कई मीटिंग्स हुई, मैं किसी मीटिंग में नहीं गया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मेरे क्षेत्र में आए तो मैं गया। आज मेरी जो मीटिंग थी उसमें सब नेताओं की फोटो थी, चाहे वो शैलजा जी हो, चाहे वो रणदीप हो, चाहे उदयभान जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। मुझे समझ एक बात नहीं आ रही है कि आखिर मैंने गुनाह कौन सा किया था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं ओबीसी का, मेरी सेवाएं जो हैं निष्पक्ष तरीके से किसी गुट में ना होकर उसकी सजा मुझे दी जा रही है क्या? मैं जो है राजनीतिक रूप से, मुझे सोनिया जी ने मेरे को डिप्टी लीडर बनाया, मुझे सीएपी लीडर बनाया, मुझे मंत्री बनाया और मुझे एआईसी का ओबीसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया। आज तक मैं किसी का पिछलग्गू नहीं बनाऊं। और जब मैं सत्ता में भी था, मुझे अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री खोनी पड़ी सच बोलने के लिए। सत्य बोला मैं, सारी बात कही मैंने, लेकिन मुझे इस्तीफा देने के लिए जब हाई कमांड ने मना किया तो मुझे वापस, जिसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। मैं 2014 का चुनाव हार गया पहली बार, और मेरे पास बकायदा, आप मुझे मान लीजिए राज्यसभा के चुनाव में भी मेरे पास जो है लोग कह रहे थे कि अपने बेटे की टिकट दे दो, आप ना अपनी वोट डाल दो। मैंने कहा कि मैं जो है, मेरे लिए कांग्रेस मेरी माँ के बराबर है। जितना आदर अपनी मैं माँ का करता हूँ उतना कांग्रेस पार्टी का आदर करता हूँ। मैं मन से जुड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ। तो मुझे इस बात से मैं बहुत दुखी रहा, मैं बहुत कुंठित हूँ इस बात से, मैं दुखी हूँ। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन सी कमी थी कि जब मैंने पसीना मैंने बहाया, मेरे कार्यकर्ताओं ने किसी ने बहाया, कि क्या कारण है। इसका जवाब जितने भी जो शीर्ष नेता है, हरियाणा के हों चाहे कोई भी हो, वो मुझे आज तक बता नहीं पाए कि मेरी टिकट काटी क्यों है। हम समझ सकते हैं, अब दुख तो होता ही है और वो तकलीफ साफ तौर पे नजर भी आ रही है जब लगातार आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे। लेकिन कैप्टन अजय यादव जी, ये भी कहा जा रहा था कि आप चुनाव पिछला भी हारे, अभी भी हार रहे थे, और इसको भी बेस बनाया गया टिकट काटने का, चाहे वो श्रुति चौधरी का चुनाव हो उसमें भी कि वो चुनाव हारी, अब जीतने का स्कोप नहीं है तो टिकट काट दो। ऐसा है कि सबसे ज्यादा वोट ली दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में, उसके बाद नंबर 2 35% वोट मैंने ली। मेरे से कम भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में वोट ली, और 10 के 10 सीट आ रहे थे ना हम लोग। तो क्या कैप्टन अजय सिंह, तो पहला लोकसभा चुनाव था, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद बालकोट में अटैक हुआ, स्ट्राइक हुआ, उसको जो है इन्होंने बनाया। आज तक मोदी जी क्या उन 42 जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनकी शहादत का श्वेत पत्र जारी किया? क्या इतना आर्टिकल्स कहां से आया? और देखिए, शर्म की बात यह है कि आप उन जो शहीदों के नाम पर राजनीति करके आप चुनाव जीत के 2019 का, और मैं तो जो है मेरे से पहले धर्मपाल जी लड़े, 1.25 लाख वोट आई।
उससे पहले कोई एक और कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा था, उसकी 3.5 लाख वोट आई थी। मेरी तो जो है 4,95,000 वोट आई। और इस बार जो है बच्चे बच्चे के मुंह पे ये बात थी कि हाँ, क्योंकि ये सीट टफ थी, हाँ बहुत कड़ा मुकाबला होगा। और मैं आपको आज भी मैं दावे से अपर हैंड मेरा रहता। लेकिन अब क्या लगता है, अब राज बब्बर नहीं, राज बब्बर जी की हमने बकायदा आज मीटिंग बुलाकर उनको हमने कहा कि हम आत्मा से आपके साथ हैं, आप जहां बुलाएंगे वहां। और कोई मैंने उनके कहने से मीटिंग नहीं बुलाई, मैंने अपने आप मीटिंग बुलाई यहाँ पर। तो आपके कार्यकर्ता, आप तो भले ही आप कह रहे हैं, मैंने कहा उन्हें कि मैं आत्मा से आपके साथ हूँ, आपके कार्यकर्ता क्या वाकई में आत्मा से, दिल से उनके लिए काम करेंगे? मेरा काम ये है कि काम करना। अब राज बब्बर जी का काम है वो कितना मेरा उपयोग करते हैं और मेरे कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हैं। उनको मान सम्मान से बुलाएंगे, उनको अगर ड्यूटी लगाएंगे तो मेरे कार्यकर्ता ऐसे नहीं है जो पीछे हट जाएंगे, काम करेंगे पार्टी। उनको मान सम्मान तो हर एक को चाहिए, मान सम्मान सबको चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरे कार्यकर्ता पार्टी मेरी जो दिशा निर्देश के विपरीत जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए राज बब्बर जी से मेरी कोई क्या लड़ाई है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। राज बब्बर जी को तो एक मोहरा बनाया गया है, उनको जो है एक कहा गया कि कोई टिकट मांग नहीं रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, राज बब्बर जी आए हैं तो मेरा फर्ज ये नहीं बनता है कि जो जिसको सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिन्होंने यहाँ अपना कैंडिडेट बना के भेजा है, मैं उसको अपोज करूं। ये मेरा धर्म नहीं बनता। क्योंकि बहुत से लोग इसके बाद चर्चाएं ये चलाने लगे कि अब क्या करेंगे, कैप्टन अजय यादव पार्टी छोड़ के चले जाएंगे क्या? पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पार्टी छोड़नी होती 2014 में छोड़ देता, मुझे तो बहुत अच्छा मौका था। उस वक्त तो मोदी जी की हवा थी। राव इंद्रजीत क्या है, मोदी के नाम से बने थे लोग, तो उनके साथ 2019 में मोदी के नाम से बने। आज भी जो है, जो भी कुछ उनको वोट मिलेगी, गुड़गांव और बादशाहपुर दो ऐसे बड़े 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 शहर हैं जहां पर बीजेपी के साथ मुकाबला करना जो है बहुत कठिन है। अगर वोट मिलेगी तो मोदी के नाम से वोट मिलेगी यहाँ। तो अभी आपको जो मोदी मैजिक है कैप्टन साहब, लग रहा है कि ग्राउंड पे 2019 जैसा ही है या अभी नहीं, उतना तो नहीं है, उतना यहाँ पर भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो है लोगों का मन था कि अगर कैप्टन अजय सिंह आएगा तो हम उसको जिताएंगे। क्योंकि देखिए, मुझे एक भी कार्यकर्ता इंद्रजीत का उनसे फोन से करके दिखा दे, और मेरे को दिन के अंदर अगर 300 कॉल आती है तो मैं 300 कॉल उठाता हूं, और अगर मिस हो जाती है तो मैं दोबारा कॉल बैक करता हूं। तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं, और मेरे साथ अगर बेइंसाफी होती है तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों? क्या ये समझा जाए कि अब हरियाणा में पार्टी आला कमान भी ये समझ चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सब कुछ है और सारी की सारी कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी है? नहीं, जो कुमारी शैलजा जी जो हैं, मैं समझता हूं कि हमारी बहुत वरिष्ठ नेता है, और हमारे रणदीप जी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। एक आदमी की तो कभी चले ये आप ये मत समझिए। जिस तरीके से लिस्ट आई कैप्टन अजय यादव साहब, वहां पे भी आपकी लोकसभा की लिस्ट में साफ तौर पे ये दिख रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कितनी चली है। तमाम कैंडिडेट्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के बताए जा रहे हैं। जब एक बार मोहर लग गई खड़गे जी की, तो ना तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी है, ना वो शैलजा जी का आदमी है। मैं कांग्रेस का उसको एक कैंडिडेट मानकर मैं मानता हूँ। मैं स्पेशली टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ज्यादा पार्टी आला कमान पर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। देखिए, जो भी कुछ है इसके जिम्मेवार अकेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं है। हिरन कमेटी क्या किस लिए बनाई थी, क्या काम था उसका? तो तभी तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब तमाम चीजें सिर्फ दिखावे के लिए थी, जब मानना, जब करना सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अकॉर्डिंग था, प्रदेश तो इलेक्शन कमेटी तामझाम क्यों? प्रदेश इलेक्शन कमेटी कभी भी 17, 18 या 20 से ज्यादा नहीं हुई। इस बार 60 लोगों की प्रदेश इलेक्शन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में 8 या 10 से आदमी नहीं होते, 60 आदमी उसमें डाल दिए गए। क्या ये ऐसी पीईसी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी क्या कोई फैसला ले सकती है? हमारे प्रभारी जी इसका जो जवाब मैंने उनसे पूछा था, क्या उसका जवाब वो देंगे? जवाब तो कोई देता ही नहीं है, हम लगातार सवाल पूछते भी रहते हैं। अजय यादव जी, देखिए बहुत सारे आपके प्रभारी भी बदले गए,
ठीक है, अध्यक्ष भी नए आ गए, लेकिन संगठन कांग्रेस का बन ही नहीं पाया। मैंने भी बहुत बार इंटरव्यू किया, हर बार पूछा, कह रहे हैं बन जाएगा, बनने उसके वाला बारे है, में भी बनने वाला है, देखिए बन जी, जाएगा। पहले शैलजा जी रही, उनसे नहीं बन पाया। उससे पहले हमारे ये तंवर साहब थे, तब नहीं बन पाई। अब नहीं, अब सोच रहे थे कि भाई उदय भान जी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सारी जो है चलेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान जी की, तो अब तक तो संगठन बन गया होता सारा। तो क्यों नहीं तो बना? इसके बारे में वही जवाब दे सकते हैं ना, या हमारे प्रभारी महोदय बताएं। आप बताइए, आप लवली जी आए थे, आपके दिल्ली में ही हैं, 2 दिन पहले बीजेपी में आए थे, उनको अध्यक्ष बना दिया, वो छोड़ के भाग गए। आइडियोलॉजी आज रही कहाँ है? आज जो है बीजेपी के अंदर जो है, बीजेपी को ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, मैं कहता हूँ कांग्रेस युक्त होगी बीजेपी। 6 कैंडिडेट जो हैं, जो इन्होंने खड़े किए हैं, उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का है हरियाणा के अंदर। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस में जब कुछ बचा ही नहीं था, जब जहाज डूब रहा था, तो वो अपने आप को तो जो बचाएंगे स्वार्थी ना। लोग वही भागेंगे, जिनके पीछे ईडी सीबीआई, जिन्होंने धन कमा रखा है, अथाह जिन्होंने धन कमा रखा, वही भागेंगे छोड़ के, चाहे अजीत पवार हो। क्या कहा करते थे अपने अमित शाह की, अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज अजीत पवार बड़े अच्छे आदमी बन गए। आज प्रफुल्ल पटेल जी को छोड़ दिया गया। आपका ये जो हेमंत सरना है वो हो गया। आपका महाराष्ट्र के नवीन राणे हैं, उसको देख लीजिए आप, नवीन जिंदल को देख लीजिए आप। कि यानी कि एक तो डिटर्जेंट पाउडर एक ऐसा इनके पास है कि जो बीजेपी में चला गया वो धुल गया, साफ मैंने सुथरा हो पूछा था गया, रामविलास उसके जी सारे से, पाप वो धुल कह गए। रहे हैं कि लोगों को लगता है कि तुम रक्षक का हो को डरना। नहीं नहीं नहीं, हाँ यही तो बात है ना, कि रक्षक बन जाते हैं उनके भ्रष्ट आदमियों के जरिए। सारे सारे मामले दबा दिए जाते हैं जमीन के अंदर। तो आप लोग, आप मुझे एक बात बता दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इसका जवाब देते हैं कि सीजीआई को, जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने आपका इलेक्शन कमीशन के अंदर मेंबर बनाया उनको, तो क्या कारण था कि उनको बिल लाना पड़ा और सीजीआई को उसको निकालकर और उसमें उसको डाल दिया, अपने मंत्री को डाल दिया? क्या ऐसा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो सकता है? इलेक्शन कमीशन के पास कितनी बातें जो मोदी जी ने कही हैं, जो शाह जी आज कह रहे हैं, उस पर क्या लिया? मुझे भी एक नोटिस आ गया, एक वो जो अमित शाह जी ने कोई बात कही थी के बारे में, एक कोई आया था, क्लिपिंग आई थी, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया था। मेरे पास दिल्ली पुलिस से भी एक नोटिस आ गया कि आप वहां पर आइए। क्या इन्होंने किसी, जो हमारे जो राहुल जी के बारे में जो बात कहते हैं, जो सोनिया जी के बारे में जो मोदी जी ने जो कहा था, जो अभद्र टिप्पणी की थी सोनिया गांधी जी के बारे में, जो अभद्र टिप्पणी वो राहुल गांधी जी पे करते हैं, जो अमित शाह जी करते हैं, क्या उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई करी? इलेक्शन कमीशन पग्गू बन गया है। तो इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन तो शेषन के समय में था। तो कैसे उम्मीद करें कि आप कह रहे हैं 5 सीटें हम जीत जाएंगे, अगर इलेक्शन कमीशन वन साइडेड होकर ही काम करेगा? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है, जो ईवीएम मशीन के ऊपर जो है कहा कि वीवीपैट हम चाह रहे थे कि कम से कम, अब तो ये इन्होंने ये तो कम से कम कर दिया कि अपने खर्चे के ऊपर आप काउंटिंग करा सकते हैं। तो हमें कम से कम ये तो जहाँ हमें कोई दिक्कत होगी तो इलेक्शन कमीशन को ये हम कैंडिडेट जो है वो पैसे जमा करके, जहाँ उसको लगेगा कि मेरे वोट ज्यादा यहाँ थी। आप देखिए कई ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर माइनॉरिटी के लोगों को वोट तक नहीं डालने दिया यूपी के अंदर। क्या ये लोकतंत्र है? तो अपना जी यादव जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर ये ठप्पा लगाना चाहते हैं और बार बार तमाम मंचों से ये बोलते हैं कि ये सिर्फ माइनॉरिटी की पार्टी है, हम हिंदुत्व को आगे लेके जाएंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे, और कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन के ज्यादा बच्चे वाले लोगों को 55 साल हम लोगों ने राज किया, किसका मंगलसूत्र हमने छीना? और 600-700 साल उन्होंने राज किया, क्या हिंदू खतरे में आया था? यानी कि ये एक नैरेटिव है इनका कि हिंदुओं को अंदर जो है एक फियर कर दें, और बुलडोजर सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया। और आप देखिए अतीक अहमद या था, चाहे वो एक मुजरिम था, लेकिन क्या पुलिस कस्टडी के अंदर उसको मार दिया गया?
किस तरीके से एक और यूपी का एक नेता है आजम खान के साथ क्या किया गया। कितने मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं जहां पर ईडी सीबीआई ने केजरीवाल जी के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भी आप पूरी कैबिनेट को अंदर बंद कर रहे हैं, उसके बारे में भी 17 तारीख को शायद उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। तो कह रहे भ्रष्टाचारी उनको उनके खिलाफ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। अगर इतना बड़ा शराब घोटाला किया, अरविंद केजरीवाल उसके सरगना थे, पूरी प्लानिंग हुई, तो एक्शन तो लेंगे हम। नहीं, एक्शन तो फिर मैं ये कहता हूं कि एक्शन वन साइडेड क्यों है। जो इनके भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके जो इनके भ्रष्ट जो हमारे समय में चाहे 2G हो 3G हो, हम लोगों ने एक्शन लिया, उनको ड्रॉप भी किया, उनको उनके फिर उसके बाद बफोर्स में हम लोग जो है क्लीन चिट मिल गई, हमें 2G 3G में भी क्लीन चिट मिल गई। इन्होंने क्या किस पे कार्रवाई करी है, कितने स्कैंडल्स हुए हैं। अजीत पवार का मैंने आपको, नारायण राणे का मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्रफुल्ल पटेल का इन्होंने एविएशन डिपार्टमेंट में कह रहे थे बहुत किया है, राफेल के अंदर। हरियाणा की बात कर लेते हैं, जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें भी अब दुष्यंत चौटाला को लेकर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि दुष्यंत के महकमों में तमाम घोटाले हुए, ये हुआ वो हुआ। अब वो तो उनका दोनों का आपस में गठबंधन नहीं था, वो तो एक ठग बंधन था। अब आज जो है मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि हम जो है कार्रवाई करेंगे अगर कोई हमें शिकायत देगा। क्या मुख्यमंत्री होते उनके पास क्या पूरा तंत्र नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कह रहे कोई एप्लीकेशन आएगी तब जांच करेंगे, तब देखेंगे। तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ना बीजेपी की कोई आइडियोलॉजी है, मौका प्रस्त लोग हैं ये लोग। कितनी सरकारें हमारी गिराई इन्होंने हमारी सरकार गिराई महाराष्ट्र में, इन्होंने सरकार गिराई हमारी मध्य प्रदेश में, गोवा में हमारी सरकार गिराई इन्होंने, हिमाचल में इन्होंने करके इन्होंने। आप बताइए लोकतंत्र बचा कहाँ है। मैं कहता हूं, ये कहते हैं कि वन वोट एंड वन नेशन की बात कर रहे हैं। ये तो जैसे चीन में और रशिया के अंदर एक वन पार्टी रूल है, वो वन पार्टी रूल लाना चाहते हैं। आपको भी लगता है कि बीजेपी सत्ता में फिर से आ गई तो डेमोक्रेसी खत्म? इनका तो मकसद ये है, इनका मकसद ये है। क्या कभी वन वोट वन नेशन हो सकता है क्या? अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है, 5 साल पूरे नहीं करती है, तो आप उसको क्या करेंगे? फिर आप इलेक्शन दोबारा नहीं कराएंगे क्या? अगर कोई जिला परिषद का चेयरमैन बीच में गिर जाता है, क्या उसकी दोबारा वोटिंग नहीं होगी? यानी कि ऐसी बात करते हैं जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि जो सरकार को गिरा दें, फिर वहां अपना राष्ट्रपति शासन लगा दें और 2.5 साल तक राष्ट्रपति शासन चलता रहे। इनका तो मकसद ये है। उस मकसद में मैं तो जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, ये आखिरी मौका है। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, डेमोक्रेसी बची रहे, अगर आप चाहते हैं इस देश का संविधान बचा रहे, तो इन अवसरवादियों को, इन जो है सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, इनको हराओ। आप कह रहे हैं कि लोग हराएं, आप उनसे आह्वान भी कर रहे हैं, लेकिन खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता सपना देख रहे हैं दिल्ली जाने का, उनको तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा लोकसभा में पहुंचने के लिए। अब खट्टर साहब को खुद ही हटा दिया गया, या उसके बारे में बीजेपी वाले बता दें मैं क्यों हटाया उनको? अगर बहुत बढ़िया काम कर रहे थे तो खट्टर साहब को हटाया क्यों? बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी पे भेज रहे हैं सब कुछ अभी तो। लेकिन हटाया क्यों हरियाणा से? क्यों ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो है एमएलए भी अब चुना जाएगा? क्या जरूरत थी अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे? केवल जो है गुमराह ओबीसी वालों को गुमराह करने के लिए मोहन यादव को वहां बना दिया, यहाँ ओबीसी बना दिया। ये क्रीमी लेयर कर रखा है हमारे यहाँ 6 लाख, उसमें इनकम भी डाल दी, किसान की आय भी डाल दी। 6 लाख के अंदर एक पीएन का जो बच्चा है उसको भी आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण तो हमारा ओबीसी का खत्म ही कर रखा है। देश के अंदर 8 लाख है, उसमें इनकम भी इन्वॉल्व नहीं है, किसान की आय भी इन्वॉल्व। लेकिन हरियाणा एक इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर मनोहर लाल खट्टर जी ने ऐसा बिल पास किया कि आज ओबीसी जो है वो, इस मेरी समझ में नहीं आ रही कि ओबीसी के लोगों को ये बात समझ कब आएगी। क्या केवल जात पात के नाम से केवल एक मुख्यमंत्री बनाने से क्या एक्शन लिया हमारे सैनी जी ने, नायब सिंह सैनी ने? क्या वो क्रीमी लेयर को बढ़ाया? क्या वो जो क्लॉज है ये हटाया उसमें से? आते ही तो चुनाव में लग गए हो, क्या काम? नहीं, उनके पास समय था, 15 दिन का, क्यों नहीं किया? और अब आगे कर दे।
2 महीने का समय उनके पास है, तो ये क्रीमी लेयर को बढ़ाएं, 10 लाख करके लेके आए और ये जो आय है ये खत्म करें। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी के हितैषी हैं, तो ओबीसी के लिए कुछ करके तो दिखाएं ना। तो आपको लग रहा है जो ओबीसी कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है उससे उनको फायदा होगा और आप लोगों को नुकसान? देखिए, ये जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है, इसका उत्तर दे दें। बीजेपी वहां पर बिहार में तो साथ थी जाति जनगणना के, और प्रधानमंत्री जो है जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, जबकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जो 2013 के अंदर जो रिपोर्ट दी गई थी उसको आज तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको ही कर दें सार्वजनिक। नया 2022 में जो है कह रहे थे कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये कह रहे थे कि जो हमारा जाति जनगणना होना था वो नहीं इन्होंने करवाया। आज जो है 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, ना रोजगार है। महंगाई कितनी है, पेट्रोल डीजल खाद बीज सब कुछ कितना महंगा है। तो महंगाई की बात तो करते ही नहीं है बीजेपी लोग। ये लोग नहीं समझेंगे तो फिर इसी तरीके से काम चलेगा। तो ग्राउंड पे भी हम जाते हैं तो लोगों से बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी बातें सुन के मुझे खुद हैरानगी होती है। कह रहे हैं चाहे 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए हम बीजेपी के साथ हैं। वो तो कुछ अंध भगत है। मुझे आप देखिए, इस बार पिछली बार हमारी जो कभी है होश आएगा आपको लगता है? पिछली बार ये कह रहे हैं हम 400 पार की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी एक सीट नहीं थी, वो तो इसमें राजस्थान में एक सीट नहीं थी हमारी, हरियाणा में हमारी एक सीट नहीं थी, हिमाचल में हमारी एक सीट नहीं थी, उत्तराखंड में हमारी एक सीट नहीं थी, और भी कई प्रदेश जहां हमारी एक सीट नहीं थी। हमारी सीटें बढ़ रही हैं, तो ये 400 पार कहां करेंगे? आज जो है जो वंचित समाज है वो इस बात को समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी, और मैं पिछड़ा वर्ग के विशेष तौर पे लोगों से कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते, कि अभी भी आप जाग जाएं। तो आपको क्या लगता है 150 पार, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पार नहीं कर पाएंगे? मैं तो राहुल गांधी जी की जो बात है उसकी तो मैं तायद करूंगा, जो वो बात कह रहे हैं, मेरे नेता है। तो 150 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी? मैं तो, अगर उनके पास भी कोई ना कोई सूचना तो होगी, कोई आधार होगा जो जब उन्होंने बात कही है। पहले तो 180 कह रहे थे, फिर कह रहे लगे नहीं 150 से लगता है मुझे आगे नहीं जाना। आप बताइए, क्या राहुल गांधी जी शहजादे हैं जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चले हों, जिन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर गए हों? तो वो तो बार-बार कहते हैं शहजादे हैं, अमेठी भी छोड़ दी, अब रायबरेली भाग गए। आपके पुरी से लेकर और महाराष्ट्र मुंबई तक गए, और एक टी शर्ट और एक पैंट में पहन के चलते हैं, और यहाँ पर जो है 5 लाख का बूट, 5 लाख का चश्मा, 10 लाख का सूट, और जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो बाकायदा कहीं भी जाएंगे तो 4 बार दिन में कपड़े बदलते हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो कहते हैं कि मैं एक चाय बेचने वाला हूँ। क्या उनका जो जहाज है जिसमें वो जाते हैं वो कितने करोड़ का है? उनकी जो सिक्योरिटी है वो कितने लाखों करोड़ों रुपए की है? कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तो जान देश को खतरा है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, आप देखिए वहां के पीएम को। मैं कहता हूं कि सिक्योरिटी रखें, लेकिन अति तो ना करें ना। तो पहले की सरकारों में जितने भी प्रधानमंत्री रहे तो किसी ने अति नहीं करी, आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आपने किसी प्रधानमंत्री को देखा है कि 4 बार कपड़े बदलता हो? हमारे यहाँ जब जो हमारे एक रक्षा मंत्री थे, उन्होंने 3 बार ड्रेस बदली। एक हादसा कोई हो गया था, शिवराज पाटिल जो थे, उनको क्या हटाया नहीं था हमारी पार्टी के लोगों ने? कोई हादसा हो गया था, मुझे याद नहीं है, कोई डिफेंस में हुआ था, क्या हुआ था। तो ये प्रधानमंत्री जी 4 दफा सूट कहाँ से लेके आते हैं? पेन जो इस्तेमाल करते हैं, चश्मा जो लगाते हैं, बूट जो पहनते हैं, सूट जो पहनते हैं, वो इतने करोड़ों लाखों रुपए का कहाँ से आ रहा है? तनख्वाह कितनी है उनकी? तो ये तमाम चीजें लोग चुनावों में देखेंगे। पता नहीं अब लोग कब समझेंगे। जितना जल्दी समझ अच्छा रहेगा, वरना तो देश में 1 पार्टी रूल हो जाएगा। ठीक है, 1 पार्टी रूल होगा नहीं होगा या क्या होगा, वो 4 जून को सबको मालूम होगा। लेकिन इस माहौल में, चुनावों के खासतौर पे माहौल में, जहाँ पे लोकसभा में 5 सीटें जीतने की आप बात कर रहे हैं, बिस्तर पे हरियाणा के चुनाव है, इसके बिल्कुल बाद आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को क्या करना होगा कि सरकार बना पाए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हम बना ही रहे हैं सरकार,
लेकिन आपकी जो इंटरनल टसल है, आपसी लड़ाई तमाम नेताओं की कहें या तमाम गुटों की कहें या तमाम ऐसे लीडर्स की जो स्थापित हैं या जिनका कुछ वोट बैंक है। देखिए, असेंबली के अंदर अगर इन्होंने मेरिट के आधार पर टिकट दी तो हम 70 पार करेंगे इस बार। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और मेरी पिछले भी चुनावों में आपसे बात हुई, तब भी आप यही कह रहे थे, आप बार बार यही अपील कर रहे थे कि कम से कम सत्ता तो आ जाए, उसके बाद देख लेंगे किसको क्या पावर मिलनी चाहिए। हाँ, कम से कम मिल के लड़े। मैं यही कहता हूँ कि मुख्यमंत्री आप तब बनेंगे ना जब आपके पास स्ट्रेंथ संख्या बल होगा। 31 हमारे को क्या, जो जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, बोल रहे थे 4 से 7 सीट बता रहे थे, हमारी 31 सीट आई, 20 सीटें। हरियाणा न्यूज ने आपको 30 से 35 सीटें दिखाई थी। तो मैं आपका नाम नहीं लिया, मैं तो आपको बता रही हूँ कि हमने आपको 30 से 35 सीटें दिखाई थी। की बात कर रहा हूँ जो कह रहे थे कि 4 से 7 सीटें आएगी, हमारी 31 सीटें आई हमारी। और अगर हम टिकट ठीक बांटते तो 51 सीट आनी थी। लोग आप पिछली बार भी नहीं लाना चाह रहे थे और इस बार भी लाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सद्बुद्धि मिले हमारे सीनियर लीडर्स को, क्योंकि मैं तो उस प्रतिक्रिया में पता नहीं मेरा कितना रोल होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हाईकमान जो इस तरफ ध्यान देगी कि इस प्रकार की स्क्रीनिंग कमेटी ना बनाए जो लोगों के साथ अन्याय करे। क्योंकि अब देखिए 5-6 तो ऐसे नेता है जिनको ये कहा जाता है कि इग्नोर किया जाना चाहिए ही नहीं। वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी थे, फिर भी त्याग पत्र देके कांग्रेस में आ गए, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। मैं कह तो रहा हूँ कि अन्याय तो हुआ है और उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी नहीं किया जा रहा है, जो आपके जयप्रकाश कैंडिडेट है हिसार से। अब मुझे ये पता नहीं कि वो उसका उनका आदर हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ भी अगर मेरे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाएगा, उनको बुलाएंगे काम करो, तो हमने तो आज निर्देश दे दिए हैं। लेकिन मिले जब आपसे राज बब्बर जी टिकट उनको मिलने के बाद मुझे लगा एक अच्छे इंसान है और वो जैसे एक मक्कड़ जाल होता है उस मक्कड़ जाल में आ गए। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ आत्मा से कि वो जीते, वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जो हमारे जो मौजूदा जो हमारे सांसद हैं उनसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और 5 दफा वो एमपी भी रह चुके हैं। तो मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो जीते। अब कांग्रेस पार्टी पिछले चुनावों में लगातार ये नारा लगाती थी कि बीजेपी अब की बार जमुना पार। अब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस जो कैंडिडेट गुड़गांव के लिए लेकर आई है वो जमुना पार से लेकर आ गई है। और ये क्या अपने दुष्यंत क्या कहा करता कि हम बीजेपी को कर देंगे जमुना पार, कहा करते फिर उनसे मिल लिए थे। तो अगर वहां से उम्मीदवार आ गया तो उसका जवाब तो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया वो देंगे ना। कैप्टन अजय सिंह उसका जवाब क्या देगा? बिल्कुल, चलिए ठीक है, उसका जवाब आप भले ही मत दीजिए। लेकिन आप लगातार क्योंकि कहते हैं कि सारे नेता एक साथ हो जाएं, पार्टी में सच्चे सिपाही के तौर पे काम करते हैं, क्या कभी आपने कोशिश की है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव या अभी वीरेंद्र सिंह हाल ही में जो वापस आए हैं, ये सब मिलकर कम से कम एकजुटता का संदेश दें? मेरे को कोई ऐसा अगर पद दे दें तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि मैं इन सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी जितनी ताकत होगी उतना लगाऊंगा मैं कि हम सब मिलके चलें, हाथ से हाथ मिला के चलें और जो अपने राष्ट्रीय हमारे चेयरमैन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी का हाथ मजबूत करें और राहुल गांधी जी की जो मेहनत है, जिस कड़ी मेहनत से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनको किस तरीके से उनकी इमेज को खराब करने की बात करते हैं, झूठ कितना बोलते हैं। सोने वाली बात किसने कही थी? आलू डालो इधर से सोने के लिए किसने कही थी? मोदी जी ने कही थी ना। उसको गलत तरीके से क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? जो प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह के बारे में जो गलत प्रचार कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस दिया? लेकिन कैप्टन अजय सिंह को नोटिस दे दिया। हमारे जो रेवंत रेड्डी उनको जो है वो जो जिसमें अमित शाह को कहा जा रहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हमें तो नहीं पता ना किसने भेजी है, कहाँ से आई है। मुझे लगा कि ये बात गलत है कि ये जो कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, तो मुझे नोटिस आ गया। तो उसका सोर्स कहाँ से वो एक्चुअली मुझे क्या पता कहाँ का सोर्स है? हाँ, तो आप यही कह रहे हैं ना कि यही पता लगाना चाहिए। तो भाई एज ए कांग्रेसमैन मुझे अगर कोई लग रहा है कोई ऐसी बात कोई उस पर कह रहा है और मैंने फिर उसको डिलीट भी कर दिया।
जब उसके बाद जो है मेरे को जब एक नोटिस आया, मैंने उसको डिलीट पे कर दिया। तो आज जो है आप लोग जो है किस तरीके से महिलाओं से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आपके जो हैं आशा वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, टीचर्स हैं, उन पे गेस्ट टीचर्स पे किस तरीके से आपने बर्बरता से आपने किया, किस तरीके से आपके महिलाओं पे उत्पीड़न किया जा रहा है। ये लोग तो इनमें ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं। लेकिन कैप्टन साहब, जिस पद की आप बात कर रहे हैं या अहम जिम्मेदारी की अगर पार्टी दे, अध्यक्ष पद की कुर्सी देखें, वहां पर भी हुड्डा साहब के बिल्कुल नजदीकी उदय भांजी को बिठा दिया गया। कार्यकारी अध्यक्ष हालांकि इतने सारे आप लोगों ने बना दिए, वहां पे भी हमें देखा कि ज्यादा हावी हुड्डा साहब भी हमेशा कार्यकारी अध्यक्ष के हाथ में है क्या? क्या वो स्क्रीनिंग कमेटी में बैठते हैं? नाम 4 के बना दो, किसी को बना दो, 4 बना दो आप। अभी 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात होती है। 4 डिप्टी सीएम, एक छोटा सा प्रदेश है उसमें 4 डिप्टी सीएम आप बढ़ाएंगे? डिप्टी सीएम का कोई होता है? कोई जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर कहीं डिप्टी सीएम का होता होता है? वो भी एज ए मिनिस्ट्री होता है। आप नाम रख दीजिए, आप 6 बना दीजिए, 4 क्यों, आप 6 बना दीजिए ना। आप छोड़िए मत किसी को, पूरी कैबिनेट को डिप्टी सीएम बना दीजिए तो भी बन जाएंगे। क्या जरूरत है मंत्री बनाने की? आप सबको डिप्टी सीएम बना दो ताकि सारे खुश भी हो जाएं। सब खुश हो जाएंगे। बड़ा अच्छा है। तो सबको उसमें SC भी, ST भी, OBC भी, माइनॉरिटी भी, सबको डिप्टी सीएम बनाओ। तो मतलब डिप्टी सीएम में फिर सारे कांग्रेस के अलग अलग जो नेता भी हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स बटे हुए हैं, सबको डिप्टी सीएम बना देना चाहिए। पद की मर्यादा भी तो होती है। यूपी जैसे बड़े प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है। अरे एक हरियाणा जो है वहाँ 80 सीटों 400 सीटें हैं, यहाँ पर जो 90 सीटें हैं, 90 में से आप 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे? उनके पास क्या एक्स्ट्रा पावर होगी? चंदन मोहन जी को डिप्टी सीएम बनाया था तो, या जो आपको पता हो उनको, इसको दुष्यंत चौटाला की बात दूसरी थी। उसने तो 14 महकमे ले रहे थे क्योंकि सरकार को उसकी जरूरत थी, तो उन्होंने एज ए डिप्टी सीएम मनमर्जी करी अपनी। लेकिन अगर जिस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है उसमें डिप्टी सीएम तो एज ही इज एक्चुअली ए मिनिस्टर। डिप्टी सीएम का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है, एज ओथ लेता है एज ए मिनिस्टर। बाद में आप कह देते हैं कि डिप्टी सीएम है, आप नोटिफिकेशन कर देते हैं। तो फिर क्या ऐसे ऐलानों से कांग्रेस पार्टी की नैया पार हो जाएगी? मैं क्या कहूँ मैं इसके बारे में। इसका जवाब जिसने बोला कि मैं 4 डिप्टी सीएम बनाऊंगा वही बताएगा इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो हरियाणा में अक्सर ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं तो ये नहीं मानता, कोई भी कहता रहे। मैं तो केवल खड़गे जी को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की कांग्रेस मानता हूँ इसको। मैंने कभी आज तक एज ए मिनिस्टर नहीं कहा कि हुड्डा सरकार, मैं कहा करता कांग्रेस सरकार। तो आप तो एंटी थे ना? आप बिल्कुल नहीं, एंटी तो नहीं हूँ। अब मैं तो आज भी एंटी नहीं हूँ। जैसे बीजेपी में मनोहर सरकार कहते हैं, फिर नायब सरकार कहते हैं। मैंने उनके एज ए CLP लीडर, मेरा बेटा उनकी हर मीटिंग में गया है। आपके 9 MLA हैं यहाँ, जिसमें 3 मुस्लिम हैं, 6 हमारे जो अहिरवाल की जो बेल्ट है वहां से अकेला MLA बना। किसी ऐसी मीटिंग है जहाँ CLP की मीटिंग में ना गया हो, फिर भी आपने उसके पिता की टिकट काट दी। मैंने क्या गुनाह किया था? किस गुनाह की सजा दी जा रही है कि वो मेरे को सजा इसलिए दी जा रही है कि मैं किसी गुट में नहीं हूं। लेकिन मैं अभी नहीं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हुड्डा साहब के गुट में होते तो आपको लगता है टिकट मिल जाती? नहीं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शैलजा जी का और रणदीप जी का। कम से कम उनके मैं प्रोग्राम में तो नहीं गया कभी भी, उसके बावजूद ही मेरी मदद करी उन्होंने। वहां पर मेरी वहां बात रखी। और यहाँ पर जो है हमने जो है हुड्डा साहब का बिल्कुल हर प्रकार से ये कहा कि हुड्डा साहब बड़ी आदमी हैं। और हमने जो है पिछले 5 साल से हर प्रोग्राम में जो मेरे हल्के में वहां मैं गया हूं। मुझे जो है शिकायत जरूर है इस बात की कि मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं किसी का पिछलग्गू नहीं हूं, मैं दरबारी नहीं हूं, मैं सोनिया गांधी का सिपाही हूं, मैं खड़गे जी का तो सिपाही। अगर हुड्डा साहब की टीम में चले जाते तो टिकट मिल जाती है, आपको लगता है? अब देखिए टीम क्या होती है ये, मैं तो समझ नहीं पा रहा। कांग्रेस पार्टी में तो टीम ही है ना। नहीं, मैं किसी टीम में विश्वास नहीं करता। मेरी नेता सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल जी हैं। तो हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप में
आप क्या मानते हैं सबसे बेहतरीन लीडर कौन है जो वाकई में लीड कर सकता है हरियाणा कांग्रेस को? अब इसके बारे में मैं कहूंगा तो वो पक्षपात हो जाएगा। नो, इस पर मैं नो कमेंट्स कहूंगा। मेरे से कोई पार्टी पूछेगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन आपको पता है कि कौन वाकई में? हाँ, मुझे पता है कौन न्याय कर सकता है। तो अभी न्याय नहीं है। न्याय मिलता तो हमारी टिकट थोड़ी कटती। तो आपने टिकट कटने के बाद बात की मैं प्रभारी किसी जी के से? पास नहीं गया। देखिए, मैंने लालू जी को भी जो है, जब आखिरी दिन था, नहीं, क्योंकि हमें तो सुनने में मिल रहा था कि लालू जी से भी बहुत प्रेशर तभी डलवा लालू रहे हैं जी आप। ने आखिरी दिन, जिस दिन घोषणा होगी उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मेरी टिकट कट गई है। तो बोले कि मेरे को तो ये बताया गया कि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। हमने तो यही बताया था कि आपने लिख के दिया है नहीं लड़ेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैंने लिख के दिया हुआ है। मैंने कभी भी, मेरा जो भी कुछ मुझे मिला है एक लालू जी के रिश्तेदार की वजह से नहीं मिला कांग्रेस में। एज ए लॉयल कांग्रेसमैन सोनिया गांधी जी ने मुझे जो कुछ मुझे मिला है, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी जो हैं, जो आज मुझे राष्ट्रीय चिन्ह बनाया है, उनकी सिफारिश से नहीं बना मैं। तो कैप्टन साहब, लालू जी का नाम बार बार आपके समधी हैं, वो प्रेशर कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आला कमान से, इसीलिए गुड़गांव की टिकट होल्ड हो गई। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँ, उनको जब मेरी टिकट कट गई तब मैंने उनको फोन किया। अच्छा, उससे पहले कोई फोन नहीं था? मैंने तो कोई ये भी फोन नहीं एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चैनल पे कह रहा हूँ कि मैंने उनको कभी ये नहीं कहा मेरी आप सिफारिश को। मुझे कई लोगों ने कहा उनको आप क्यों नहीं कहते आप? नहीं, क्योंकि हमें तो यही बताया गया और हमें सूत्रों ने मुझे तो बताया कभी सपने में भी कि नहीं सोचा था। इसीलिए टिकट रुकी है मैं गुड़गांव कह रहा हूँ, की। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी टिकट कट जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा था कि आपकी टिकट किसी और को दे ही नहीं सकता, ये आप ही की टिकट है? हाँ, मतलब मेरे में इतना आत्मविश्वास था, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी टिकट कटेगी। तो जब पढ़ा आपने राज बब्बर का नाम उस लिस्ट पे, तो सबसे पहला तो मैं reaction- स्तंभ था। आई वॉज शॉक्ड कि मेरी टिकट क्यों कटी, मेरा कसूर क्या है। तो चिरंजीव आपके पास आए होंगे, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि नहीं, वो तो देखो, चिरंजीव जो है बहुत ही मैं कहूँगा कि लो लाइंग है, और जो भी कहता है टू दी पॉइंट बात करता है। उसकी जो परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे विधानसभा के अंदर, वो बहुत ही अव्वल है। और मैं समझता हूँ उसने कभी भी वो गुटबाजी में नहीं पड़ा मेरी तरह। उसको मैंने, क्योंकि ना मुझे बैसाखी चाहिए, अगर हम रहेंगे तो अपने दम पे रहेंगे पार्टी के अंदर। आपको लगता नहीं कि ऐसे न्यूट्रल चलना, ना किसी गुट में रहना, ना किसी नेता के साथ लग के रहना, नहीं, मैं क्यों, आपके लिए मेरा कद परेशानी इन बनेगा? लोगों से कहाँ कम है? किस तरह से कम है? तो आप नहीं सोचते कि एक अलग और गुट बना लेता हूँ, कैप्टन अजय यादव गुट? मैं अगर चाहता तो मैं अपना पिछड़ा वर्ग का, मैंने पूरे देश पे ध्यान दिया। मैंने एज ए चेयरमैन AIC OBC डिपार्टमेंट मैं हर प्रदेश में गया। उतना समय अगर मैं हरियाणा में लगा देता, और मैंने जो है अपने नहीं बनाए, मैंने जहाँ किरण चौधरी का प्रभाव था वहाँ उनके कहने से किया, जहाँ शैलजा थी वहाँ जी कहने से किया, जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एरिया था उनके कहने से किया। मैंने कोई गुटबाजी नहीं, और मैंने ये कहा कि OBC के जो लोग हैं वो गुटबाजी से दूर रहे। तो कैप्टन अजय यादव ने सब नेताओं की सुनी, लेकिन उन नेताओं ने आपकी नहीं सुनी? नहीं, सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ specific- कर्णधार थे उन्होंने मेरे साथ न्याय किया है। ठीक है, 10 सीटें हरियाणा की बीजेपी जीतने की बात कर रही है, आपको क्या लगता है जीत पाएगी? मैं तो कह रहा हूँ कि 7 सीटें कम से कम कांग्रेस की आएंगी इस बार। अच्छा, 3 वो लोग जीत रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, 3 जगह तो फाइट है। अच्छा, 3 जगह फाइट है, 7 आप कांग्रेस की कह रहे हैं कि आने वाली है। इतना कुछ होने के बावजूद भी तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई संघर्ष तो नहीं है ना? इसमें तो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार की। टोटल एंटी इनकम्बेंसी है। और जो हारेंगे ना, वो इसलिए हारेंगे कि जो है इन लोगों ने ढंग से टिकट वितरण नहीं किया। अगर टिकट वितरण ढंग से होता, जैसे कि करनाल की सीट को लेके कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेटिंग कर ली, बहुत से आरोप लगते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बी टीम किसी है। भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता मैं। लेकिन ये बार बार ना मेरी नीति है, मैं तो केवल अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ। लेकिन ये जो बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली है, और जो अभय चौटाला भी बहुत से आरोप लगाते हैं कि तालमेल बिठा लिया है, सेटिंग हो गई है, ऐसे डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं,
इन आरोपों में कितनी सच्चाई देखते हैं? क्या पता साहब, वो तो अभय सिंह चौटाला जी बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई सेटिंग तो नहीं कर सकती है। मैं जो है इस स्तर पे नहीं आना चाहता। जो कोई बात होगी, मुझे मेरी समझ में कोई आएगा तो मैं आला कमान से बात करूंगा। मैं स्वाभाविक रूप से कोई इस प्रकार की बात कहूँ वो उचित नहीं है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं आला कमान से बात नहीं की आपने टिकट कटने मैं के बाद। गया नहीं, अब करेंगे। मैं दोबारा गया ही नहीं। या नतीजे आने के ना बाद तो ही मैं जाएंगे। सोनिया जी को ना मैंने चिट्ठी लिखी है, ना मैंने खड़गे जी को चिट्ठी लिखी है टिकट कटने के बाद, ना राहुल जी को मैंने टिकट मिलने के बाद। मैं अपना काम करूंगा, जहां मुझे जाना है, चाहे मुझे यूपी जाना पड़े, चाहे मुझे महाराष्ट्र जाना पड़े, चाहे मुझे जो है मध्य प्रदेश जाना पड़े, जहां मुझे बुलाएंगे वहां जाऊंगा। और यहाँ भी अगर मुझे समय मिलेगा यहाँ भी करूंगा मैं। और मैं बिहार भी जाऊंगा, वहां पर भी जो है वो है। और हिमाचल में जो है, जैसे आपका कांगड़ा का एरिया है, वहाँ 1 जून को वहाँ इलेक्शन है, वहाँ भी मैं जाऊंगा। वहाँ मेरे को आनंद शर्मा जी लड़ रहे हैं, वहाँ भी मैं जाऊंगा। मुझे वहाँ के लोगों ने बुलाया है। तो अपनी बात आला कमान से चुनावों के नतीजों के बाद हाँ, करेंगे। नतीजे के बाद बात करेंगे। उससे पहले मैं नहीं चाहता कि मैं उनको टेंशन दूं। किस बात की टेंशन दूं मैं उनको? वो पहले ही इतना अंदर काम कर रहे हैं, और इस वक्त मैं उनको इस प्रकार की कोई चिट्ठी लिखूं वो उचित नहीं है। तो 4 जून के बाद चिट्ठी भी लिखेंगे, अपनी परेशानी भी नहीं, बताएंगे जहाँ चिट्ठी और लिखनी है सुझाव बात देंगे होती है, क्योंकि इसके जस्ट बाद अब देखिए विधानसभा के चुनाव हैं, तो अपने सुझाव भी देंगे कैसे करना चाहिए। जो कुछ हो सकेगा पार्टी हित में करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए अजय यादव जी। हमें तमाम बातें आपने खुलकर रखी और साफ तौर पे बताया कि अभी मैं परेशान नहीं करना चाहता हूं अपने पार्टी के सीनियर लीडर्स को। टिकट कटी है, दुख हुआ, निराश हूं और ये पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था टिकट कटने का। लेकिन उसके बावजूद भी राज बब्बर को टिकट दी गई है, उनको भी गुमराह करके दी गई टिकट, और उनके साथ हूं। अपने कार्यकर्ताओं को भी कह दिया है कि दिल से उनके साथ लग जाओ और राज बब्बर जी को जिताने में कोई कसर किसी भी कार्यकर्ता को छोड़नी नहीं है। और खास तौर पे अपनी पार्टी के नेताओं को ये नसीहत देते हुए भी नजर आए कि कम से कम इकट्ठे होकर दूसरे प्रतिद्वंदियों से लड़ लीजिए। आपस में तो बाद में देख लेंगे कि किसको कितनी जिम्मेदारी मिलनी है, क्या मिलनी है, वो बात की बात है। लेकिन अगर अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ लें, अपने विपक्षी नेताओं से लड़ लें, उसमें ही सबसे बड़ी जीत है। और पार्टी अगर वाकई में एक होकर लड़ेगी तो चुनावों में बेहतर नतीजे भी आएंगे और पार्टी एक बेहतर पोजीशन पर भी पहुंचेगी। और देखिए, लगातार हम ग्राउंड जीरो से आप तक तमाम चुनाव की बारीकियां पहुंचा रहे हैं, चुनाव के पल पल बदलते रंग दिखा रहे हैं। और आप सबके सवाल जो थे आपके जहन में, कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद, कैप्टन अजय यादव की टिकट कटने के बाद, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हरियाणा न्यूज पर आपने सुना कैप्टन अजय यादव जी को, जो दिल की बात अपनी इस इंटरव्यू में कहते हुए नजर आए। लेकिन साफ तौर पे ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी मेरे मां के समान है, उससे बाहर मैं कभी नहीं जा सकता। एक सच्चे पार्टी के सिपाही के तौर पे हमेशा काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।